इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल या इलेक्ट्रिकल डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। तो डाइपोल एक्चुअली आता है दो चार्जेस से। सपोज एक प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे आपका और एक माइनस क्यू चार्ज, एंड इन दोनों का अगर डिस्टेंस सपोज डी है तो नेट चार्ज जो है इसका, नेट चार्ज विल बी प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू। तो नेट चार्ज जो है ज़ीरो हो जाता है इसका, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो नहीं होता। देयर इज़ सम इलेक्ट्रिक फील्ड। रीज़न ये है कि दो चार्जेस सेपरेटेड हैं डिस्टेंस d से, एंड ड्यू टू दैट डिस्टेंस there is an electric field of plus q and there is an electric field of minus q. So अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के लिए फील होना ज़रूरी है, यानी कोई एक टेस्ट चार्ज होना चाहिए जो टेस्ट करे कि हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वो यहाँ पे हम दो तरीके का पढ़ने वाले हैं कि एक, सपोज कि हम दो चार्जेस के बीच में कहीं किसी डिस्टेंस पे p पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल, यानी ये सिस्टम जो ना, ये इसका इफेक्ट यहाँ देखेंगे क्या होता है। तो इतना हमें पता चलता है कि ये जो है ज़ीरो नहीं होता। फिर अगर एक और चीज़ करेगी, अगर यहाँ पे दो चार्जेस हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, एंड इन दोनों के परपेंडिकुलर हम देखेंगे, इन दोनों के सेंटर के परपेंडिकुलर यहाँ p पॉइंट ले लेंगे, देन वी विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। वहाँ पे भी हम देखेंगे कि ज़ीरो नहीं होता, ऑल्दो टोटल चार्ज ज़ीरो होता है इसका, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल हम निकालेंगे। एक ख़ास चीज़ क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल का विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस एक अच्छा संबंध है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कूलम्स लॉ है वो कहता है E इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E वेरीज बाई 1/r स्क्वायर। तो इस तरीके का चीज़ तो काफ़ी रैपिडली कम होगा विद डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस अगर ज़्यादा है इस तरीके से रिलेशनशिप होता है E वर्सेस R का, इनफैक्ट 1/r का, E वर्सेस R का, इस तरह से डिस्टेंस रहेगा। बट डाइपोल में हम देखते हैं कि ये जो E इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है डाइपोल से, वो आर स्क्वायर 1/r स्क्वायर का रिलेशनशिप फॉलो नहीं करता। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे जब हम देखते हैं, या इन जनरल इस तरीके के, यहाँ इस पॉइंट पे देखेंगे इक्वेटोरियल पे, या इस पॉइंट पे देखेंगे एक्सियल पे, तो इट विल वेरी विथ 1/r³। यानी ये जो है ना और ज़्यादा रैपिडली वेरी करता है, यानी अगर ये 1/r है, E प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो ये जो है ना इस तरह 1/r³, तो ये काफ़ी रैपिडली फॉल करता है। तो पहला रीज़न ये है कि एक तो इन दोनों का चार्ज जो है ना, नेट चार्ज वो ज़ीरो है। दूसरा, देयर इज़ अ वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम। तो जब हम ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, इस पी पॉइंट को ज़्यादा बढ़ा दूर देखें थोड़ा सा, तो हम ये देखते हैं कि एक तो इन दोनों का खुद का कैंसिल आउट हो रहा है कंपोनेंट्स, और साथ साथ क्या होता है जब आप थोड़ा दूर लेके जाते हैं टेस्ट चार्ज को उठा करके, तो वहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारा फील्ड जो है ना काफ़ी तेज़ी से ज़ीरो की तरफ टेंड हो रहा है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले हम इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर, या फिर इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ट्रांसवर्स प्लेन पे या फिर इक्वेटोरियल प्लेन पे हम देखेंगे। सो इक्वेटोरियल प्लेन के लिए सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि इक्वेटोरियल प्लेन होता क्या है। तो सपोज़ ये अर्थ है अपना, ठीक है, तो थोड़ा सा तिरछा ना स्पिन करता है ऐसे ओमेगा से, ठीक है, इस तरह स्पिन कर रहा है।
तो ये हो गया इक्वेटर 0 डिग्री, और ये जो है ना इक्वेटर से जो प्लेन जैसा कुछ इमेजिनरी मानते हैं ऐसे, किसके बीच में हमने एक पेपर रख दिया, अर्थ को काटा बीच से और बीच में एक पेपर रख दिया, दैट इज अ प्लेन। तो ये हो गया अर्थ का इक्वेटोरियल प्लेन, अर्थ का हो गया। तो यहाँ पे डाइपोल का इक्वेटोरियल प्लेन के बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो सपोज डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन समझने के लिए, सपोज यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ एक नेगेटिव, तो मैं इसको इस तरह से बन लेता हूँ, ये डाइपोल सिस्टम हो गया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा है, से डी, और मैं इक्वेटोरियल प्लेन इसका मैं अगर मानूँ तो सपोज ऐसा मैं मानता हूँ कि ये जो है ना, ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये और ये इक्वल में डिस्टेंस है, इसके बीच और इसके बीच में इक्वल डिस्टेंस है। तो क्या हम इसको इक्वेटर बोल सकते हैं? हाँ, तो मतलब उसी का अर्थ के जैसा अगर हम अज्यूम करें तो ये ऐसे है, उसको ऐसे अज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये इक्वेटर हो गया, ऐसे ही समझने के लिए, ठीक है। तो इक्वेटोरियल प्लेन कैसा होगा, कुछ इस तरीके से पास करेगा, है ना। तो इस प्लेन में हम लोग, यानी ये जो है ना, इस प्लेन में कहीं पे हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज मैं एक पॉइंट पी चूज करता हूँ पी, तो यहाँ से यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस हो गया, ठीक है, और ये डिस्टेंस हो गया और ये डिस्टेंस हो गया। इस तरीके से हम बाकी ज्योमेट्री लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग हो गया। तो यानी ये प्लेन में यहाँ पे भी हम रख सकते थे, अगर यहाँ से यहाँ तक का एक हो गया, यहाँ पे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये थ्री डायमेंशन में जब हम देखेंगे तो स्पेस बन जाएगा। स्पेस में तो बहुत सारी जगहें खाली है, तो अगर हम मान रहे हैं, तो हम अगर ऐसा मान रहे हैं कि ये पॉजिटिव है क्योंकि ये नोखिला नहीं है, ऐसे मान लेते हैं, और ये नोखिला इसलिए नेगेटिव है। तो इक्वेटोरियल प्लेन का हुआ इस और इसके बीच का मिड पॉइंट, तो यहाँ पे मान लेते हैं मिड पॉइंट, और ऐसे इस तरह से ये देखेंगे। तो ये जो प्लेन एक्चुअली पे बन रहा है दैट इज एन इक्वेटोरियल प्लेन। तो मैं जो है ना इस पॉइंट को पी मान सकता हूँ, इस पॉइंट को भी पी मान सकता हूँ, इस पॉइंट को भी पी मान सकता हूँ, इस पॉइंट को भी। मतलब अगर इस तरह से मेरा इस तरह से मेरा डाइपोल, तो मैं यहाँ भी पी, यहाँ भी पी, यहाँ भी पी, नीचे भी पी मान सकता हूँ, यहाँ भी पी है ना। मतलब एक तरीके का गोल सर्कल बन जाएगा इस तरीके का। तो किसी भी पॉइंट को हम पी मान सकते हैं स्पेस में, बट उतना नहीं हम देखेंगे। इन जनरल हम ऊपर वाले को मान लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा, सिमेट्रिक। यहाँ पे मानेंगे तो समझ में नहीं आएगा इस तरह से। सपोज ऐसे मानेंगे तो बेटर है कि हम अच्छा दिखने के लिए ऊपर यहाँ पे पी पॉइंट ले लेते हैं। तो नए पेज से शुरू करते हैं, उस पेज को मैं रफ बना लूँगा। तो सपोज़ कि यहाँ पे एक चार्ज है, और एक ख़ास बात ये होती है कि जब हम कूलम्स लॉ की बात करते हैं तो हम बात करते हैं पॉइंट चार्जेस। तो सपोज़ यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, एंड मुझे इक्वेटोरियल प्लेन, तो सपोज़ यहाँ पे इस पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाउंड आउट करना है। तो डिस्टेंस जो है ना इन दोनों, ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच में मैं मान लेता हूँ 2a। 2a इसलिए लेते हैं लोग क्योंकि हमें बीच से बहुत ज़रूरी होता है, यहाँ से ना इस तरह से। तो हम अगर इसको a मान लें, इसको a मान लें, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। a/2 में क्या होता है कि a/2 द होल स्क्वायर जब करते हैं ना, तो होता तो a²/4 है, लेकिन गलती से लिख के आ जाते हैं a²/2, वो नीचे का कर नहीं पाते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम है। और ऐसे भी हम जितना भी सिंपल कर सकें चीज़ों को उतना अच्छा है। तो यहाँ से इस तरीके से, एंड ये डिस्टेंस को यानी P से लेकर के O पॉइंट तक का डिस्टेंस को हम ले लेते हैं R। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे बेस है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ हाइपोटेन्यूस है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं ये होना चाहिए 90 डिग्री।
एच स्क्वायर इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कहता है पाइथागोरस थ्योरम। और तो इस पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे तो ये हाइपोटेनस विल बी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर मैं इसका नाम दे दूँ ए बी, तो ए बी पी हो गया है। तो पी बी का पी बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो पी बी क्या होगा एक्चुअली में, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम ही चीज़ है, इक्वल इक्वल। अब जो है ना हम थोड़ी सी फील्ड के बारे में बात करेंगे। एक चीज़ पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है ऐसे, वो क्या होता है, बाहर की तरफ उसकी फील्ड होती है। पॉजिटिव चार्ज की बाहर की ओर फील्ड होती है, इस तरह डायरेक्शन इस तरह दिखा देंगे। नेगेटिव चार्ज का क्या होता है, मतलब ये कन्वेंशन है। नेगेटिव चार्ज का कैसा होता है, अब मैं एक साथ नहीं बना रहा हूँ, एज अ सिस्टम नहीं बना रहा हूँ, अलग अलग बना रहा हूँ। नेगेटिव चार्जेस का क्या होता है, इस तरह से ये हो गया, अंदर की ओर आती है फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मैं दिशा, डायरेक्शन ये सब बता रहा हूँ। तो ऐसे मतलब बड़े लेवल पे, या फिर कह सकते हैं कि एक अच्छा वर्ड इसके लिए कहा जाता है डाइवर्जेंस। वो शायद हायर फिजिक्स में पढ़ेंगे आप अगर ले तो, उसको कहते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस। और इसको कहेंगे क्योंकि अंदर की तरफ आ रहा है तो इट विल बी नेगेटिव डाइवर्जेंस। इसीलिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस कुछ होता है, अब मैं बताऊंगा नहीं क्या होता है, बट ज़ीरो नहीं होता, वो हायर लेवल में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस प्लस क्यू की वजह से ये लाइन जो है ना, फील्ड लाइंस आउट ऑफ, ये पी से इस तरफ जाएगी, ये इस तरफ जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि हर दिशा में जाएगी, ये हर दिशा में जाएगी, ऑफ कोर्स हर दिशा में जाएगी, बट मुझे पी पे क्या कंट्रीब्यूट हो रहा है ये प्लस क्यू का, वो बहुत मैटर करता है। तो मैं वही चीज़ देखूंगा जो एग्जैक्टली पी पॉइंट तक जा रहा है। तो सपोज ये जो है ना, ये दिशा इस तरह जा रही है, यानी यहाँ पे इस तरह से बाहर निकल रहा है। माइनस क्यू में चूंकि अंदर की ओर जाती है फील्ड, तो माइनस क्यू चार्जेस का कंट्रीब्यूशन कुछ इस तरह होगा। बट हम क्या कंसिडर करेंगे, सिर्फ एक ये अंदर की ओर आनी चाहिए, ठीक है। तो एक ये इधर की ओर जा रही है, एक अंदर की ओर आ रही है। तो जब कभी भी दो तरीके के फील्ड होते हैं तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे एग्जैक्टली पी पे क्या हो रहा है। तो एग्जैक्टली पी पे क्या हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं, एक शब्द होता है रिजल्टेंट। तो हम रिजल्टेंट निकालते हैं ताकि पता चले कि एग्जैक्टली पी पे क्या हो रहा है। तो एक और डायग्राम बनाते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ, तो एक डायग्राम हम बनाते हैं। सपोज दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू, और यहाँ पे पी हो गया। ये कंप्लीट डायग्राम, इसके बाद कोई डायग्राम नहीं बनाएंगे। एक्चुअली दोज ऑल वर रफ डायग्राम समझाने के लिए था। अब ये वाला ये कंसिडर आप कर सकते हैं, अपने नोटबुक पे लिख लें, ठीक है। तो ये प्लस क्यू विल बी आउट ऑफ दिस, तो इस तरह बाहर जाएगा जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं। माइनस क्यू इधर की तरफ, इधर की ओर आएगा, इधर की ओर आएगा। तो मैं और यहाँ पे सपोज ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है। ऑफ कोर्स अगर कोई चीज़ इस तरह से ये है और यहाँ ए है, ए है, बी है और ये पी है, तो ए बी इक्वल, मतलब इसके बीच में अगर रहे तो ये एंगल भी इक्वली बनाएगा और ये एंगल भी इक्वली बनाएगा, इसलिए मैं थीटा थीटा दे रहा हूँ। रिजल्टेंट मैं कहता हूँ इन दोनों का ये निकलेगा बाय सिमेट्री। और मैं क्या कहता हूँ, यहाँ का एंगल क्या होगा, ये हमेशा टेंशन की बात हो जाती है बच्चों के बीच में कि इसका एंगल क्या होगा। मैं एक आसान भाषा में बताता हूँ। आप सपोज कि आपने एक इस तरह से ग्राफ बनाया, उसका स्लोप निकाला, ठीक है। तो यहाँ आपने थीटा बोला, तो यहाँ जो आप फाइंड आउट करोगे उसका, मान लिया ये एंगल या स्लोप निकालोगे, तो यहाँ भी थीटा ही आएगा। अगर स्ट्रेट लाइन है यहाँ भी थीटा ही आएगा। तो सिमिलरली
ये अगर P पॉइंट है और ये क्या है, A पॉइंट है, तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे भी थीटा होगा, तो यहाँ थीटा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये एंगल क्या होगा। अब हम बचपन में पढ़ चुके हैं ऑल्टरनेट एंगल्स इस तरह से। ये जो है ना Z वाला जो है ना, Z का जो कोण होता है ना, वो दोनों इक्वल है, यानी थीटा वन अगर थीटा टू ऐसा बोलते हैं तो थीटा वन इक्वल्स थीटा टू। इसका भी प्रूफ है, बट वो 8वीं 7वीं क्लास का है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं अगर चाहें तो। ज्योमेट्री आनी बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे मैं इसको मान लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, मैं ऐसे डोनेट कर देता हूँ, और इसको लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। ठीक है, अब जो है ना कंपोनेंट जो है ना दो तरीके से निकालते हैं हम। एक तो ये जो है ना थीटा की वजह से ये इस तरीके का एक ट्रायंगल बन गया है, ठीक है। तो ये जो है ना इस डाइपोल का पैरेलल हो गया ना, ये यानी पैरेलल कंपोनेंट निकल गया मुझे इस डाइपोल का। अब जो है ना ये थीटा है, तो मैं ये कंपोनेंट, ये जो है ना इस तरह से हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लेंगे। यानी आपने देखा होगा कि इस तरह से अगर ये कोई पॉइंट है तो उसका हम दो कंपोनेंट निकालते हैं, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक पैरेलल कंपोनेंट, और यहाँ होता है रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट है, मतलब ये रिजल्टेंट है, और इधर का हम ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेते हैं, और इधर से भी हम ये ले लेते हैं। तो ऑफ कोर्स ये भी थीटा हमने लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इस जगह पे हो जाएगा ई क्यू है ये रिजल्टेंट यहाँ का, ये दिस इज द रिजल्टेंट ई क्यू ऑफ दिस, तो इट विल बी ई क्यू प्लस क्यू कॉस थीटा। क्यों कॉस थीटा? इस तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर थीटा हो और यहाँ पे हाइट हो, मतलब हाइपोटेनस हो ये एच, और ये परपेंडिकुलर और बेस हो, तो कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बेसिकली बेस जो होगा वो होगा एच कॉस थीटा, तो दिस इज हाइपोटेनस टाइम्स कॉस थीटा, ये हो गया। तो ये सिमिलरली यहाँ पे भी आर्गुमेंट चलेगा कि यहाँ पे ये जो बन रहा है इट विल बी ई माइनस क्यू कॉस थीटा। एक ध्यान देने की बात है कि माइनस क्यू का कंट्रीब्यूशन और प्लस क्यू का कंट्रीब्यूशन पैरेलल वाले में सेम जगह जा रहा है, इस तरह से। अब जो है ना परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी इस थीटा का ये कंसिडर कीजिए, और ये रिजल्टेंट है अगर, तो ये जा रहा है ई प्लस क्यू साइन थीटा, और ये जा रहा है ई माइनस क्यू साइन थीटा। एक चीज़ तो ऐसा लगता है देखने में, क्योंकि हम डाइपोल में क्या कर रहे हैं, इक्वल चार्जेस ले रहे हैं, ठीक है। इक्वल चार्जेस जब हम लेते हैं ना, तो इतना पता होता है कि एक फोर्स होगा माइनस क्यू ई, तो दूसरा फोर्स होगा प्लस क्यू ई, कुछ ऐसा, और कुछ तो होगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इक्वल है, मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम देखें, मॉड लगा दीजिए, तो ये दोनों इक्वल है। और मुझे डायरेक्शन भी पता चल गया कि अपोजिट में, तो ये जो है ना परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसल आउट, ये इस तरीके से ऊपर नीचे का कैंसिल आउट हो गया, इक्वल है, अपोजिट भी हो गया। ठीक है, नाउ यहाँ पे ये जो पैरेलल कंपोनेंट की अब बात हम करेंगे, पैरेलल कंपोनेंट के बारे में हम क्या कहेंगे, तो ये जो है ना एक ही दिशा में है दोनों, तो ये ऐड अप हो जाएगा, यानी ऐड अप। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल हो गया, पैरेलल कंपोनेंट ऐड हो गया। तो पैरेलल कंपोनेंट एक्चुअली में उसको हम ई पैरेलल से अगर हम कहें तो वो हो जाएगा, इट विल बी एडिशन सम ऑफ, ई पैरेलल विल बी सम ऑफ पैरेलल कंपोनेंट्स।
तो वो क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। ये तो हो गया बिना डायरेक्शन की बात, यानी वी आर नॉट डिफाइनिंग एनी डायरेक्शन, ठीक है, हम कुछ डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर रहे। तो मैं बिना डायरेक्शन के ही लिखता हूँ, ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिजिक्स हैज़ मेनी वे ऑफ डिराइविंग थिंग्स ना, मतलब हम बहुत अलग अलग वे में डिराइव कर सकते हैं चीज़ों को। मैं इसलिए नहीं अभी डाल रहा हूँ बिकॉज मुझे एक डेफिनेशन के बारे में बात करना है जो यहीं से आता है, इक्वेटोरियल प्लेन से ही आता है। पहले भी हम उसको डिफाइन करते हैं, यानी डाइपोल मूवमेंट को, मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, डाइपोल नहीं, डाइपोल मूवमेंट एक्चुअली स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल होता है वो। किसी भी डाइपोल यानी प्लस और माइनस चार्ज का जो होता है डाइपोल, उसका स्ट्रेंथ बताता है डाइपोल मोमेंट। तो ये डाइपोल मोमेंट इक्वेटोरियल प्लेन से वाला जो ये फील्ड है ना, इसी कंसेप्ट से आता है। तो इसीलिए मैं अभी डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज डायरेक्शन एक्चुअली में डाइपोल मोमेंट का सहारा लेना पड़ेगा मुझे, तो मैं ऐसा ही करता हूँ सॉल्व। तो ये पता है मुझे कि ये बोथ आर इन इक्वल, तो मैग्नीट्यूड वाइज मैं लिख देता हूँ 2 ई क्यू, ई लिख देता हूँ मैं, ठीक है, इसी और कॉस थीटा। अब यहाँ पर से कॉस थीटा पता करेंगे, तो यहाँ पे अपने को पता है कि ये डिस्टेंस आर था वहाँ से, इस तरीके का था ना, ये डिस्टेंस आर, ये हो गया ए, और ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो गया थीटा, ये हो गया ए। तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इट विल बी ए बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इट विल बी 2e टाइम्स ए बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हाँ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर मतलब इस तरीके से, अगर एक जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो ये अगर पॉइंट पी है और यहाँ पे चार्ज है, ये यहाँ पे, तो 2 तो कंट्रीब्यूट हो ही रहा है इस तरीके से। ये डिस्टेंस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ये डिस्टेंस है अपना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नीचे देखे हुए ये ऐसा है ना, यहाँ पे आर है, ये ए है, तो इट विल बी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट द होल स्क्वायर, ऐसा है ना, रूट में है होल स्क्वायर, टाइम्स ये तो है ही अपना ए बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इट विल बी के मान लेते हैं इसको, के क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइम्स रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये यहाँ रूट का स्क्वायर हो गया इसलिए यहाँ पे ऐसा है। तो सपोज़ मैं इसके बारे में थोड़ा बात करता हूँ, इसमें भी लोगों को प्रॉब्लम रहती है बच्चे को। तो मैं सपोज़ ऐसे बात करता हूँ, इस तरीके की चीज़ों को कैसे, बहुत आसान है, पावर लिखते हैं। जैसे मान लिया कि मुझे x रूट x की बात करना, तो मैं ऐसे लिख दूंगा x पावर 1 टाइम्स x की पावर हाफ, तो हमको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पता है, यानी x 1 प्लस हाफ विच इज़ x पावर 3/2, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। सो के क्यू ए अपॉन, आई एम सॉरी 2 नहीं मैंने जोड़ा, 2 यहाँ पे से है ना, कंट्रीब्यूट अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा, अभी तक डायरेक्शन हम नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज डिराइव कर रहे हैं। अब जो है ना, एक सवाल आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से मुझे सवाल आता है, यानी इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख दूँ तो के 2 इट विल बी के क्यू 2a, इस तरह से मैं लिख देता हूँ, अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस बात पे चर्चा करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डिपेंड करता है, फॉर द सेक ऑफ अभी जब तक के लिए, डिपेंड करता है चार्ज और डिस्टेंस पे, चार्ज एंड डिस्टेंस, चार्ज टाइम्स डिस्टेंस। तो ये एक
बड़ा अच्छा सवाल हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ा था बहुत सारी चीज़ें, बट कि इट डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस. Electric field is directly proportional to the charge and inversely proportional to the distance. So electric field इसके proportional हो रहा है and divided by the distance का जो 3 power 2 है और ये contribution. तो बेसिकली स्क्वायर ही है, ये स्क्वायर ही है आर स्क्वायर. तो इन जनरल डायमेंशनली तो करेक्ट है ये, बट यहाँ पे क्या होता है ये जो फैक्टर है ना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर ये है क्या, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस. तो पता ये लगाएंगे कि ये जो है ना प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, इन दोनों के स्ट्रेंथ को अगर मुझे पता करना है कितना स्ट्रेंथ है इसमें, दम कितना है, तो उसको हम पता लगाते हैं एक फॉर्मूला से जिसका नाम है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस. तो उसको हम नाम देते हैं P से, एंड दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट. दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट. अच्छा, जहाँ तक कहने की बात है तो यहाँ तक आपको वो डेरिवेशन, ये आपका एक एक्सप्रेशन आ चुका है ऑलरेडी. तो ये इक्वेटोरियल प्लेन का आ चुका है और मैं इसको ई से डिनोट करता हूँ. इक्वेटोरियल प्लेन पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये ठीक है डायरेक्शन वाइज, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज. बट अब हम इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे कि हम इसको कैसे लिखें. तो यहाँ पे कैसा हो गया, Q टाइम्स 2a ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे, डिनोट करेंगे P से, डाइपोल मोमेंट. और एक और चीज़ पता लगाया गया कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, यानी डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट हम P लिख रहे हैं, आप लिखिएगा डाइपोल मोमेंट, वो होगा -Q से +Q. अच्छा, ये फिजिक्स में होता है बट मेरा फील्ड नहीं है बताने का, फिर भी हम बता रहे हैं आपके अच्छे के लिए. केमिस्ट्री में जो है ना +Q to -Q होता है. तो वो चीज़ है, बट यहाँ पे -Q to +Q. और डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा है, अगर +Q और -Q है तो +Q to -Q. इलेक्ट्रिक फील्ड में वैसा ही होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, +Q से -Q में जाता है. कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस +Q से निकलती है और -Q को जाती है. तो डायरेक्शन ऑफ P जो है ना इन जनरल अपोजिट रहेगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अब हम इन सब ये फॉर्मूला को यहाँ कहीं और चिपकाते हैं. हाँ, तो हम लोग तो इस फार्मूला को हम लोग देखेंगे अभी. तो यहाँ पे हमको पता है कि डाइपोल मोमेंट P जो है हम उसको ऐसे लिखते हैं 2a/q, ये हो गया अपना डाइपोल मोमेंट. तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा कि यहाँ Kp अपॉन r² + a² की पावर 3/2, ये हो गया. अच्छा, एक और चीज़, अब हम डायरेक्शन लिखेंगे इसका, डायरेक्शन. तो जब हम ऐसे लिखते हैं ना, मतलब अगर ये +Q है और ये -Q है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे P बार है. तो यहाँ पे तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बन रहा है, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है इधर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बोल रहा है, +2 और ये कैसा है, ये कहता है क्या है, -2 होना चाहिए. तो मैं क्या करूँ यहाँ पे, तो मुझे ऐसा करना चाहिए कि काम भी बन जाए. तो डायरेक्शन दिखाने के लिए कि एक्चुअल में डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल का डायरेक्शन क्या है, तो इट विल बी लाइक E = माइनस, एक्चुअली Kp बार हो गया, ये r² + a² की पावर 3/2. तो ये हो जाएगा P कैप. अच्छा, P कैप क्या है, डायरेक्शन बता रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट. तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये हो गया आपका. अब जो है ना एक और ख़ास बात, एक केस है, स्पेशल केस कह सकते हैं या केस. एक्चुअली में क्या होता है कि कोई भी जो डाइपोल होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी छोटा होता है. तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि इन दोनों का डिस्टेंस जो हमने माना था, सपोज 2a है, या ये जो है, तो ये जो है ना काफ़ी छोटा होता है कंपेयर टू जहाँ पे हम फील्ड निकाल रहे हैं P पॉइंट्स. तो यहाँ पे R से निकाल रहे हैं, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि
आर इज एक्चुअली फार फार ग्रेटर देन ए, ऑफ कोर्स, क्योंकि डाइपोल जो एक्चुअली में दिखता है वो ऐसा दिखेगा, वो हाँ थोड़ा सा छोटा, मतलब वो थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे अगर हम फाइंड आउट करें तो ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस के बीच में ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है, तो आर इज फार फार ग्रेटर देन ए एक्चुअली में, हाँ एक्चुअली में ये होता है। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी आर बहुत बड़ा है, आर स्क्वायर और ज़्यादा बड़ा होगा ऑफ कोर्स ना, 2 बड़ा है, अगर 20 बड़ा है तो 20 स्क्वायर जो होता है वो 400 होता है, वो भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब ए स्क्वायर छोटा है, एक और मैं ये देता हूँ, सपोज ए 10 टू द पावर -1 है, यानी 0.1 है, तो ए स्क्वायर क्या होगा 10 पावर -2 यानी 0.01, और छोटा होता जाएगा, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब। तो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, इट विल बी आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई विल बी के पी बार अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसको भी सॉल्व करेंगे अच्छे से, माइनस में आ जाएगा। अब जो है ना ये पावर 3/2, तो हम लोगों ने ऐसे बचपन में पढ़ा है कि x सपोज ऐसा है अपने पास एक्स स्क्वायर और 3/2 है, या फिर ऐसा है एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर विल बी एक्स पावर 4, तो ऐसा ही होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, x 2 टाइम्स 3/2 हो जाएगा, 2 कैंसिल, x क्यूब बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब मैं ना नेगेटिव चीज़ ऐसे लिखता हूँ, k p बार p कैप अपॉन आर क्यूब, वाह ऑसम, विद डायरेक्शन। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन फॉर अ इक्वेटोरियल प्लेन के लिए। और ये अपोजिट डायरेक्शन माइनस क्यों दिखा रहा है, चर्चा कर चुके हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ अ डाइपोल मोमेंट, इसलिए माइनस दिखा रहा है। अब इसके ऊपर थोड़ा बात कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल एट इक्वेटोरियल प्लेन इज फॉल्स व्हेन 1/r³, यानी अगर 1/r² ऐसा है तो 1/r³ जो होता है ना, तो ये अगर r इज 1 ले लेते हैं तो r 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसा पता चलता है इस तरीके से, यानी इससे और ज़्यादा जल्दी फॉल करता है, देख रहे हैं इससे जल्दी फॉल कर रहा है। यानी अगर यहाँ पे r4 है तो यहाँ पे फिर भी इसकी हाइट है इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट जब आप देख रहे हैं यहाँ पे भी कुछ हाइट है, यहाँ पे नल हो जा रहा है, यानी ये जो है ना काफ़ी जल्दी फॉल करता है, तो रैपिडली फॉल करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आप अगर कोई डाइपोल लें ऐसे और यहाँ पे रखें और कंपेयर टू आप कोई चार्ज लें 2 टाइम्स चार्ज और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रखें, तो ऑफकोर्स ये जो होगा ना ये काफ़ी ज़्यादा होगा कंपेयर टू डाइपोल। सो डाइपोल की फील्ड क्या होती है, थोड़ी सी भी डिस्टेंस पे काफ़ी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, एक तो पहली बात तो रीज़न ये है कि खुद में उसका क्या होता है, खुद का ही सीन होता है क्या, अगर क्यू नट निकालो तो ज़ीरो आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस की वजह से आता है, कूलम्स लॉ, तो फिर भी काफ़ी कमज़ोर होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये 1/r³ बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंस फॉल करता है 1/r³ से। हम हमेशा पढ़ते रहते हैं r², ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ा हमने r², इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा r², फोर्स के बारे में पढ़ा r², मतलब 1/r²। तो ये सब डिस्टेंस फॉल करता है, बट ये वाला 1/r³ ऑफकोर्स एंड ऑफकोर्स अगर हम इस तरीके का कोई भी चीज़ 1/2 करें, 2 स्क्वायर करें, तो क्योंकि ये फैक्टर और 1/2³ करें तो क्या हो जाता है, ये 1/4 हो जाएगा और ये 1/8 हो जाएगा। तो ऑफकोर्स ये बड़ा होता है उससे, मतलब एक समझाने के लिए। तो ये था पूरी कहानी इक्वेटोरियल प्लेन के लिए, और इसीलिए मैंने पहले डायरेक्शन नहीं बताया। आप अपनी कॉपी में और आसान तरीके से आप लिख सकते हैं, पहले ही डाइपोल मोमेंट बता करके, या फिर इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और इतने सारे स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं, एक डायग्राम इनफ होगा। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, मेरी शिक्षा अच्छी लगी हो, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें ताकि मोटिवेशन मिले और मैं और सारी वीडियोस डालूँ। थैंक यू सो मच।